नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा एक जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की चित्रकला शैलियां, विभिन्न चित्रकला स्कूलों के बारे में है, जो कि हम पढ़ने वाले थे, जिसमें एक भाग पहला हम लोग जो कि बात कर चुके हैं, और उसके बाद भी जो जानकारियां बाकी रहती है, जो अधूरी रहती है चित्रकला से संबंधित, तो वो आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 के अंदर लेकर के आए। इसके हम कह सकते हैं 5 से 6 क्लास जो आपकी रहेगी, उसके अंदर राजस्थान की चित्रकला ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप राजस्थान के अंदर आरएस प्री या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, तो उसके अंदर ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं है जो कि आप सभी के लिए राजस्थान की चित्रकला ये टॉपिक है जो कि अच्छे से करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने है जो कि कहाँ तक पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे, और 1 मिनट के लिए उसको है जो कि रिविजन भी हम लोग है जो कि करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ साथ में जो भी नोट्स जो लिखवाता हूँ बोर्ड पे, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। मैं ना ही तो उसमें कोई अनावश्यक चीज़ लिखवाता हूँ, और ना ही उसमें है जो कि जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो, और मैं वो नहीं लिखवाता हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो राजस्थान की चित्रकला स्कूलें जो 4 भागों में बांटे गए थे, एक तो मेवाड़ चित्र स्कूल थी, और एक मारवाड़ चित्र स्कूल थी, एक ढूंढाड़ चित्र स्कूल, और हाड़ौती चित्र स्कूल। इन सभी के जो भाग थे, है ना, जो उप चित्र शैलियाँ थी, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। और आज क्या करेंगे, उन सभी के बारे में एक एक करके है जो कि पढ़ने वाले। ठीक है, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि जो चित्रकला स्कूल 4 भागों में जो बांटी गई थी, मेवाड़ चित्र स्कूल, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, इन सभी के अंदर है जो कि उप चित्र शैलियाँ हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप हेडिंग लगाए। अगर आप लोगों ने इन चित्र स्कूलों का जो नाम है अगर नहीं लिखे हैं, तो पीछे की जो क्लास देख सकते हैं उसके अंदर आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसमें और लिखूंगा तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो लिखिए, सबसे पहले जो एक स्कूल है मेवाड़ चित्र स्कूल। ठीक है, तो उससे पहले एक जानकारी और लेते हैं। भित्ति चित्र शैली, या फिर हम कह सकते हैं भित्ति चित्रकला किसे कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो हेडिंग लगे भित्ति चित्रण, उसके बाद में हम लोग है जो कि उपशैलियां पढ़ते हैं। देखिए, भित्ति चित्रण क्या कहलाता है, यानी दीवारों पर चित्रकारी करने की जो कला को भित्ति चित्रण कहा जाता है। समझ में आ रहा है? यानी भित्ति चित्रण, दीवारों पर चित्रकारी की गई, या फिर हम कह सकते हैं भीत पे या दीवार पे जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उस कला को भित्ति चित्रण कला कहा जाता है। और बात करें कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, तो भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। जहां पे प्रसिद्ध क्या चीज है, यानी हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र में जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों के अंदर लोक जीवन की झांकियां वहां पे दिखाई देती है। यानी भित्ति चित्रण के कारण शेखावाटी को किस नाम से जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन, एक बार समझने की कोशिश करें, आर्ट गैलरी, यानी ये तो इंग्लिश का नाम हो गया, हिंदी में कहा जाता है इसे खुली कला दीर्घा। खुली कला दीर्घा किस कारण कहा जाता है इसको, किसको कहा जाता है, शेखावाटी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो चित्र है कौन से, भित्ति चित्रण प्रसिद्ध होने के कारण। और अगर पूछ ले भित्ति चित्र यहाँ पे किस माध्यम से या फिर किन चीजों पे यहाँ पे देखने को मिलता है, तो छत्रियां जो भी है यहाँ पे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो छत्रियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर है जो कि पूछा हुआ था पीछे, सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर जीके के अंदर है जो कि ये प्रश्न पूछा था कि 2 प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। एक तो भित्ति चित्रण के लिए जो पूछ ले कि सर्वाधिक मात्रा में भित्ति चित्रण किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो होगा हाड़ौती क्षेत्र है। सर्वाधिक मात्रा में जो भित्ति चित्रण है वो हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे कि बूंदी में जो चित्रशाला है, उसमें बूंदी में एक चित्रशाला है, उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले कि सर्वाधिक भित्ति चित्र जो देखने को मिलते हैं, तो वो तो मिलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें, सर्वाधिक भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं, हाड़ौती में। ठीक है,
सर्वाधिक भित्ति चित्र की बात करें तो आपका हो जाएगा हाड़ौती। और अगर पूछ ले यानी उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित हम बात कर सकते हैं जोगीदास की जो छत्री है, वहां पे जो भित्ति चित्र बने हैं वो शेखावाटी के प्राचीन माने जाते हैं और प्राचीनतम चित्र कह सकते हैं। या फिर उसके बारे में बात करें तो जो किसके द्वारा बनाया गया था, एक चित्रकार था जिसका नाम था देव। तो छत्रियों के लिए अगर बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र है जो कि भित्ति चित्र यानी वहां पे छत्रियों पे जो चित्र बने हैं तो वो वहां पे है जो कि प्रसिद्ध माने जाते हैं। सर्वाधिक की बात आए तो आपका हाड़ौती हो जाएगा। तो अब इनके बारे में लिखते हैं और इसके बारे में जो पद्धतियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी पिछले सेशन के अंदर कि भित्ति चित्रण की कई सारी जो पद्धतियां हैं इसके बारे में भी सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा था। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका यानी चित्रकला से एक या फिर 2 प्रश्न आएगा और मैंने जो पढ़ाया उससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। ये आप अभी नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। यानी इसके जो भित्ति चित्रण जो बनाए जाते हैं उस पे 3 पद्धतियां यूज की जाती है। भित्ति चित्रण के लिए कितनी पद्धतियां यूज की जाती है एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि लिख तो हर कोई लेगा, पहले अगर आप समझ लेंगे तो आप मैं कह सकता हूं कि भीड़ में से अलग होने की जो कि आपका चांस रहता है अगर समझ लेते हैं तो। भित्ति चित्रण की कितनी पद्धतियां काम करती हैं? 3 भित्ति चित्रण की 3 पद्धतियां, ठीक है। 3 पद्धतियां हैं जो कि कार्य करती है या फिर शैलियां कह सकते हैं। वो कौन सी है? देखिए, एक तो हम लोगों ने बात की थी, एक तो आती है सामान्य, एक आती है प्रेस को बुनो, 1 नंबर प्रेस को बुनो, मैं लिखवा दूंगा एक बार आप समझने की कोशिश करें ना। और 2 नंबर पे आप पे लिखे प्रेस को सेको, एक आता है प्रेस को सेको और एक आता है सामान्य भित्ति चित्रण, सामान्य भित्ति चित्रण। ठीक है, अब इनके बारे में डेफिनेशन इनकी जानते हैं कि प्रेस को सेको किसे कहा जाता है, किस भित्ति चित्रण को कहा जाता है, और आपका प्रेस को बुनो किस चित्रण को कहा जाता है, भित्ति चित्रण को, सामान्य भित्ति चित्रण किसे कहा जाता है। तो देखो, जो एक प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में मैंने कल जो बताया था वो आया था, वो कौन सा यहाँ से प्रश्न बना था। अब इसके अंदर आपको ये तो पता है कि प्रेस को बुनो क्या होता है, प्रेस को जो सेको क्या होता है, सामान्य भित्ति चित्रण के बारे में बात करेंगे। तो प्रेस को जो बुनो है, इनके 2 अन्य नाम और भी है, वहां से प्रश्न आपको दिया गया था। प्रेस को बुनो का मतलब ये होता है कि जो दीवार यानी नम दीवार या फिर जो गीली दीवार होती है, यानी ताजा प्लास्टर, इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें ताजा दीवार, जो ताजा प्लास्टर की हुई दीवार होती है, नम दीवार हम कह सकते हैं, जिसमें नमी जो उस टाइम होती रहती है, जो होती है, यानी जब गीली दीवार तुरंत बनाते हैं तो उसके अंदर नमी रहती है, कहने का मतलब वो गीली होती है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हम इस प्रकार से स्क्रैच करें तो वो स्क्रैच हो जाता है, और वो क्या होता है, गीली के अंदर होता है, और वो जब सूख जाता है तो वो स्क्रैच से हटता नहीं है। उस हिसाब से हम बात करें तो इसके अंदर ताजा प्लास्टर की हुई दीवार, या फिर हम कह सकते हैं नम दीवार, कोष्टक में लिख सकते हैं गीली दीवार, ये मैं लिखवा दूंगा ना, गीली दीवार, उस पे बने चित्र जिसे आरआईएस पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को और अन्य क्या किस नाम से जाना जाता है? आरआईएस पद्धति भी कहा जाता है, आरआईएस पद्धति। और एक बहुत सिंपल सा नाम आएगा, अगर प्रेस हम कह सकते हैं प्रेस को बुनो गीली दीवार है तो इसे जो कि आला गीला पद्धति भी कहा जाता है, आला गीला पद्धति भी इसे है जो कि कहा जाता है। ठीक है, तो 2 नाम इसका आ गया। तो उसमें ऐसे पूछा था कि भित्ति चित्रों में किसी चित्रों को दीर्घकाल चिरकाल था उसमें ना, कि भित्ति चित्रों को चिरकाल अवस्था तक जीवित रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चिरकाल का मतलब क्या होता है? दीर्घकाल। अब मैं क्या बताऊं आपको कि अच्छे से आपको हर एक चीज को, हर एक शब्द को समझना है। जैसे कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा कि प्रेस को बुनो क्या होता है, और 2 नाम ये भी पढ़ लिए कि आरआईएस है इसके अंदर, और एक आला गीला पद्धति इसका दूसरा नाम है, लेकिन प्रश्न में क्या घुमा दिया कि भित्ति चित्रण। अब आपको समझ में आ गया कि भित्ति चित्रण से पूछ रहे हैं। उसमें यह पूछा था कि भित्ति चित्रण को चिरकाल अवस्था तक, चिरकाल तक जीवित रखना, चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, जीवित को मतलब लंबे, चिरकाल का मतलब हो जाता है दीर्घकाल या फिर लंबे समय तक। क्या आता है? लंबे
समय तक। तो ये तो जो भी शब्द है उनको समझने की कोशिश करें कि चिरकाल का मतलब होता है दीर्घकाल। ये बातें आपको है जो कि ध्यान में रखनी होती है। ये सब बातें हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखवाई जाती। ठीक है, शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो उसमें यह था कि चिरकाल अवस्था तक जिंदा रखने के लिए किस अवस्था का किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन क्या थे? एक था सांझी चित्र, एक था सांझी और एक था पिछवाई। अब आपको पता है पिछवाई क्या होता है? कपड़े पे बनाई जो चित्र होते हैं, कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा के, है ना। और एक सांझी, सांझी चित्र ये भी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है ना। सांझी चित्र किस पे बनाए जाते हैं? केले के पत्तों पे। और एक क्या था? एक था आराइस, एक था सामान्य। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अब आपको अगर ये सब आपने पढ़ा था कि प्रेस को बुनो को आराइस पद्धति भी कहा जाता है और आपके आला गिला पद्धति भी कहा जाता है। तो ये आपका है जो कि राइट हो जाता आराइस पद्धति। समझ में आ रहा है? तो ये बातें हैं जो कि तमाम जो भी बातें हैं ये आपको याद में रखनी है। फिर आता है फ्रेस को सेको। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा सेको, सेको का मतलब क्या होता है? सेकना, किसी को पकाना या फिर तपाना। तो ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि प्लास्टर की हुई दीवार को जो कि क्या करना है, या फिर हम आज बात कर सकते हैं इसमें प्लास्टर की हुई दीवार को सुखाकर चित्र बनाए जाते हैं। यानी प्लास्टर की हुई दीवार को सुखाकर चित्र बनाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दीवार पे प्लास्टर किया होता है और उस पे जो कि पेंटिंग जो की जाती है, तो उसे किस पद्धति से जाना जाता है, किस पद्धति के अंदर रखा जाता है, वो होती है प्रेस को सेको। इसका कोई अन्य नाम नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो बात नाम याद रखना है। सामान्य के अंदर क्या होता है? बिना प्लास्टर किए हुए दीवार को पे है जो कि चित्र बनाना। तो इन दोनों की सिंपल डेफिनेशन है। यानी सामान्य भित्ति चित्रण के अंदर ये होता है कि बिना प्लास्टर किए हुए दीवार पर चित्र बनाना ही क्या कहलाता है? सामान्य भित्ति चित्रण के अंदर माना जाता है। तो ये बातें थोड़ी सी हम क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। चलिए, फिर उसके बाद में क्या करते हैं? जो विभिन्न 4 जो चित्र स्कूल थी उन सभी के जो उप चित्रकला शैलियां हैं उन सभी के बारे में हम बातें करने वाले हैं। पहले अच्छे से इसके बारे में लिख लेते हैं। यहां पर पहले लिखे, हेडिंग लिखे भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण देखिए, भित्ति चित्रण दीवारों पे चित्रकारी करने की कला को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रण कला कहा जाता है। यहां पे लिख लीजिए, दीवारों पर चित्रकारी करने की कला को भित्ति चित्रण कला कहा जाता है। भित्ति चित्रण कला कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई भित्ति चित्रण की डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में लिखिए, भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी प्रसिद्ध है, जहाँ के जो भित्ति चित्र है उनके अंदर लोक जीवन की जो झांकियां है वो देखने को मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं दिखाई देती है। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। जहां के चित्रों में लोक जीवन की झांकियां दिखाई देती है। जहां के चित्रों में
जहां के चित्रों में लोक जीवन की झांकियां दिखाई देती है। देती है। समझ में आ रहा ना? यानी भित्ति चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? वैसे शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है, जहां के चित्रों में लोक जीवन की झांकियां दिखाई देती है। और उसी के अंदर अगर बात करें तो भित्ति चित्रण के कारण है जो कि कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र। और उसी के कारण भित्ति जो चित्र वहां के प्रसिद्ध है, इसलिए इसे है जो कि क्या कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र को? ओपन आर्ट गैलरी, या फिर हिंदी में बात करें तो खुली कला दीर्घा है जो कि इसे कहा जाता है। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र को खुली कला दीर्घा यानी ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी, या फिर डैश करके कोष्टक में लिखे खुली कला दीर्घा कहा जाता है। खुली कला दीर्घा कोष्टक बंद कहा जाता है। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं भित्ति चित्रों के लिए, फिर भित्ति चित्रण के लिए। भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी यानी खुली कला दीर्घा है जो कि कहा जाता है। और उसके बाद में बात आती है कि उदयपुर वाटी के अंदर यानी झुंझुनू में स्थित एक छत्री है जोगीदास की छत्री। जोगीदास की छत्री के जो भित्ति चित्रण वो शेखावाटी के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं, जिसका चित्रकार कौन था? देव था। ठीक है, तो लिखिए फटाफट से, साथ साथ में लिखते रहे। यानी उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है जोगीदास की छत्री। उदयपुर वाटी कोष्टक में लिखे झुंझुनू। झुंझुनू में स्थित जोगीदास की छत्री, स्थित जोगीदास की छत्री के भित्ति चित्रण या फिर के भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ के जो भित्ति चित्र है वो शेखावाटी क्षेत्र के सबसे प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के, यहाँ पे लिखे शेखावाटी क्षेत्र के प्राचीन चित्र माने जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। और इसका चित्रकार कौन था? देव, जिसका चित्रकार देव था, जिसका चित्रकार कोष्टक में लिखे या फिर इनवर्टेड कॉमा या फिर अंडरलाइन कर देना ना, जिसका चित्रकार देव था। पूछ ले कि शेखावाटी क्षेत्र में जोगीदास छत्री के अंदर जो भित्ति चित्रण जो किया गया है उसका चित्रकार कौन था? कौन था? देव था। तो ये बातें फटाफट से आप लिखने की कोशिश से करें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यानी जो इसके बारे में एक पेज और लिखवा देते हैं, यानी लिखते रहे। आवाज तो अच्छे से आ रही ना आप सभी तक? अगर आवाज आप सभी तक अच्छे से नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ताकि मैं
मेरी जो टेक्निकल टीम है उनसे अनुरोध करूं कि भाई आवाज़ वगैरह का जो भी कोई मिस्टेक है तो ठीक कर देना। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, एक लाइन और लिखे कि जो हाड़ौती क्षेत्र के भित्ति चित्रण जो प्रसिद्ध है उनको कह सकते हैं, बूंदी के अंदर एक चित्रशाला है, उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और उसके बाद में भित्ति चित्रण की जो भी ये पद्धतियां हैं इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो लिख लिया वहां तक। अब लिखिए आप, सर्वाधिक भित्ति चित्रण हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक भित्ति चित्रण कहां देखने को मिलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। सर्वाधिक भित्ति चित्र या चित्रण कैसे भी लिखे, सर्वाधिक भित्ति चित्रण हाड़ौती क्षेत्र में मिलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं। फिर डैश करके लिखे, बूंदी में स्थित चित्रशाला। बूंदी में स्थित चित्रशाला को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बूंदी में स्थित चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए। और उसके बाद में हम लिखते हैं, एक हेडिंग लगाए कि भित्ति चित्रण की पद्धतियां या फिर शैलियां। भित्ति चित्रों की पद्धतियां या फिर शैलियां, एक नया हेडिंग लगाए, यहीं पे लगा दीजिए। भित्ति चित्रण की, दिख रहा है ना आप सभी तक अच्छे से बोर्ड, जो भी लिखा हुआ भित्ति चित्रण की पद्धतियां ऑब्लिक शैलियां, पद्धतियां या फिर लिखे शैलियां। ठीक है, तो इसके अंदर 3 लिखे शैलियां। पहली कौन सी हो जाएगी? प्रेस को बुनो। 1 नंबर लगा के लिखे, प्रेस को बुनो। प्रेस को बुनो। लिखिए, ताजा दीवार, प्लास्टर की हुई ताजा दीवार, या फिर ऐसे लिखे, इसमें प्लास्टर की हुई ताजा दीवार, ताजा दीवार, सही था ना, मैंने मिटा दिया। ताजा दीवार या फिर लिखे ताजा दीवार, नम दीवार, या फिर नम दीवार का मतलब आगे कोष्टक में लिख देना गीली दीवार। गीली दीवार। ठीक है, पर चित्रण जो किए जाते हैं, पर यानी प्रेस को बुनो, इसमें प्लास्टर की हुई ताजा दीवार या फिर हम कह सकते हैं नम दीवार, जिस पे बनाए गए चित्रों को क्या कहा जाता है? जिस पर बनाए गए चित्रों को प्रेस को बुनो कहा जाता है। नम दीवार पर बनाए गए चित्र जिसे क्या कहा जाता है? प्रेस को बुनो कहा जाता है। जिसे 1-2 नाम जो और लिख दीजिए, अन्य नाम थे जो, जिसे आरआईएस पद्धति, या ऑब्लिक आला गीला पद्धति भी कहा जाता है।
आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद में रखनी है। फिर दो और लिखते हैं ना, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है ना। फिर 2 नंबर लगा के लिखे प्रेस को सेको, प्रेस को सेको। समझ में आ रहा है यहां से? प्रेस को सेको का मतलब इसमें प्लास्टर की हुई सूखी दीवार या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टर की हुई दीवार को सुखाकर बनाए गए चित्र है ना, ऐसे लिखे। इसमें प्लास्टर की हुई दीवार को सुखाकर चित्र बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चित्रकारी की जाती, सुखाकर चित्र बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक लाइन और आ जाएगी यहाँ पे है ना, 3 नंबर लगा के लिखे सामान्य भित्ति चित्रण। 3 नंबर लगा के लिखे सामान्य भित्ति चित्रण। सामान्य भित्ति चित्रण के अंदर क्या होगा? बिना प्लास्टर की हुई दीवार पे चित्र बनाना, बिना प्लास्टर की हुई दीवार पर चित्र बनाना। देखिए, बिना प्लास्टर किए ही दीवार पर चित्र बनाना। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में बता देना। तो ये पद्धतियां आपको याद रखनी है। यहां से प्रश्न एक बनेगा ही बनेगा, अगर पीछे बना है तो यहां से बनेगा। बिल्कुल नोट लगा के ये 3 तो आपको याद अच्छे से करनी ही है। और मैं आशा करता हूं मैंने इस प्रकार से आपको बता दिया है, कल के सेशन में भी यानी पिछले सेशन में भी बताया था, अच्छे से मैं आपको याद भी करवा दिया कि अब ये यहाँ से प्रश्न अगर आएगा तो आप बिल्कुल भी गलत उसको नहीं करने वाले। तो इनको, जैसे कि ये RIS नाम है और ये आला गीला पद्धति है, इनको क्या करना है आपको अच्छे से हाईलाइट जरूर कर देना ना। तो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, जो स्कूलें थे उनके बारे में बातें कर लेते हैं। लिख लिया होगा? चलो, अब हेडिंग लिखो मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ चित्र स्कूल। उसके अंदर जो जो हम कह सकते हैं पहला कौन सा आ जाता है? मेवाड़ उदयपुर चित्र शैली, उदयपुर चित्र शैली। इसको पढ़ते हैं। पहले हेडिंग लिखा है मेवाड़ चित्र स्कूल। मेवाड़ चित्र स्कूल। ठीक है, अब मेवाड़ चित्र स्कूल के अंदर हम कितनी उप चित्र स्कूलें पढ़ेंगे, उप चित्र शैलियां पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सी थी, एक बार मैं लिखवा देता हूं साथ में ना, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से ना। कौन कौन सी हो जाएगी? मैं उदयना है, मैं उदयपुर चित्र शैली, उदयपुर चित्र शैली। 2 नंबर नाथ द्वारा चित्र शैली।
चावंड चित्रशैली, चावंड चित्रशैली कितनी होगी? इसके अंदर 5 शैलियां होगी, उपशैलियां, 5 उपशैलियां। और 4 नंबर पे हो जाएगी आपकी देवगढ़ चित्रशैली। कल मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था देवगढ़ चित्रशैली। और 5 नंबर पे होगा शाहपुरा चित्रशैली, चित्रशैली। देखिए कई सारे जो टॉपिक ऐसे थे, मेरे को जब मैं पढ़ने लगा था उस टाइम, जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस टाइम मेरे को ऐसे लगा था कि भाई ये टॉपिक मेरे को बिल्कुल भी मेरे बस की बात नहीं है। और जब जो कठिन जो टॉपिक थे उनको मैंने बार बार पढ़ा, बार बार रिवीजन किया, बार बार उसको पढ़ने की कोशिश की, तो वो टॉपिक मेरे इतने बेटर हो गए कि जो अन्य अच्छे थे मेरे को जो इजी लगते थे उससे भी इजी हो गए। इसलिए क्या करना है आपको कि लगातार निरंतर जो मेहनत है वो जारी रखनी है, और अच्छे से आपके जो भी क्या होते हैं कि जो कठिन टॉपिक होते हैं वो भी आपके अच्छे से सरल हो पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेवाड़ चित्र स्कूल है इसके अंदर ये जो 5 उप चित्र स्कूलें हैं, उप चित्र शैलियाँ हैं, इन 500 के बारे में एक एक करके है जो कि अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में मारवाड़ की जो उप चित्र शैलियाँ वो पढ़ेंगे, और उसके बाद ढूंढाड़ की उप चित्र शैलियाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम जो कि क्या हाड़ौती की पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप मेवाड़ चित्र स्कूल के अंदर उदयपुर चित्र स्कूल, जिसे हम कहते हैं चित्र शैली, जिसे क्या कहा जाता है मेवाड़ चित्र शैली भी कहा जाता है, तो इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ये बाकी हम बाद में पढ़ेंगे ना। तो पहले इसके बाद में पढ़ते हैं, और उसके बाद में ये पूरी हो जाने के बाद में नाथ द्वारा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे कि उदयपुर, चलो इसको यहाँ लिखते हैं ना, 1 नंबर यहीं पे भी 1 नंबर लगाना पड़ेगा, इसको हाईलाइट कर दो थोड़ा। अब इसकी उपशैलियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मेवाड़, इसे मेवाड़ भी कहा जाता है, मेवाड़ चित्रशैली या फिर ऑब्लिक उदयपुर चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी है, जो भी चित्र शैलियां हम पढ़ेंगे उसके अंदर मुख्य मुख्य बातें जो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एक तो उस चित्र शैली का जो प्रादुर्भाव काल कब माना जाता है, एक उसका स्वर्ण काल कब माना जाता है, एक उसके अंदर जो चित्रकारी की गई है, जो वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं उसके अंदर किस रंग का प्रयोग किया गया है, वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। और वहाँ पे जो चित्रकारी की गई है उसमें किस वृक्ष का प्रयोग किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें यानी किस वृक्षों का चित्र वहाँ पे किया गया है। और एक बात आती है उसमें कि किस प्रकार के महिलाओं के चित्र है, किस प्रकार के पुरुषों के चित्र है, और जो भी बातें हैं विशेष के अंदर हो जाएगी, किस पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, किस पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं, ये तमाम बातें हैं जो कि उसके अंदर हम करने वाले हैं। और उसके बाद में लास्ट में चित्रकार पढ़ेंगे कि इस चित्र शैली के अंदर किन किन चित्रकारों ने अपना है जो कि योगदान दिया था, या फिर हम कह सकते हैं ये जो चित्र इस चित्र शैली के अंदर किन चित्रकारों ने अपने है जो कि प्रस्तुति दिखाई है, जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं। और बाकी जो चीजें बचेगी वो विषय वस्तु और चित्र के अंदर है जो कि हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये अगर एक साथ में आप लिखे तो लिख सकते हैं, वैसे ये भी लिख लो ना साथ में, क्या क्या चीजें लिखने वाले हैं। एक तो होगा प्रादुर्भाव काल, प्रादुर्भाव काल, एक का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, और एक होगा उसमें रंग पढ़ेंगे, किस वृक्ष के चिन्ह वहां पे है जो कि चित्र बनाए गए हैं, पशुओं के चित्र, किस पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, किस पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं, महिलाओं के चित्रण, महिलाओं के चित्र,
यानी महिलाओं के चित्र है वो किस प्रकार से वहां देखने को मिलते हैं। और फिर लिखते हैं पुरुषों के चित्र, पुरुषों के चित्र पढ़ेंगे। और विशेष विशेष और एक आ जाएगा विषय वस्तु, विषय वस्तु या चित्र। कौन कौन से चित्र बनाए गए है ना, विषय वस्तु, ऑब्लिक करके लिखे चित्र, विषय वस्तु या फिर चित्र। किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, कौन से चित्र बनाए गए, और लास्ट में लिखिए आप चित्रकार। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बातें हम सभी के अंदर पढ़ने वाले। यानी जो भी चित्र स्कूल है उसके अंदर क्या बात याद रखनी है, उस चित्र स्कूल सॉरी हम कह सकते हैं जो चित्र स्कूल की जो उप चित्र शैली है, उस शैली के अंदर प्रादुर्भाव काल उसका किसके समय का माना जाता है, स्वर्ण काल के समय को किसके समय काल के अंदर हुआ था, और रंग उसके अंदर कौन सा प्रयोग किया गया है, और उस चित्र शैली के अंदर वृक्ष किस वृक्षों के चित्र बनाए गए हैं, किस पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, किन पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं, और महिलाओं चित्र की आकृति किस प्रकार की है, या फिर क्या उसका जो भी स्थिति है वो आपको क्या करनी है, अच्छे से तैयार करनी है। और वो हम लोग हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विशेष विषय वस्तु या फिर चित्र किसके बनाए गए हैं, किन रूपों के अंदर चित्र बनाए गए हैं, चित्रकारों के लास्ट में नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। अब शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मेवाड़ चित्र स्कूल के अंदर मेवाड़ यानी उदयपुर चित्र शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रादुर्भाव काल है वो किसके समय को माना जाता है, प्रादुर्भाव काल है जो कि इस चित्र शैली के अंदर माना जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा का जो काल है वो इस चित्र शैली का उदयपुर का जो कि प्रादुर्भाव काल माना जाता है। और स्वर्ण काल है जो कि जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो जगत सिंह का जो काल है इसके अंदर स्वर्ण काल माना जाता है। फिर रंग की बात करें तो लाल व पीले रंग का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, जिसमें मुख्य रंग है वो लाल रंग है। अधिकतर मात्रा में जो मुख्य रंग है वो लाल रंग माना गया है। और वृक्ष की बात करें तो कदम्ब वृक्ष का है जो कि इसके अंदर चित्रण किया गया है। और उसके बाद में पशुओं की बात करें तो हाथी और घोड़े के यहाँ पे है जो कि चित्रण बनाए गए हैं। और पक्षी की बात करें तो आसमान में उड़ते हुए चकोर जो पक्षी होते हैं उनके चित्रण यहाँ पे किए गए हैं। महिलाओं के चित्रण की बात करें तो इसके अंदर जो मीन होती है, मीन क्या होती है, मछली के समान जो आंखें वाली चित्र यहाँ पे है जो कि महिलाओं के चित्र बनाए गए हैं। और फिर हम बात करेंगे पुरुषों के चित्र इसके अंदर है जो कि देखने को कह सकते हैं नहीं मिलते हैं। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका विशेष के अंदर। विशेष में जो मेवाड़ चित्र स्कूल है वो राजस्थान की प्रारंभिक यानी शुरुआती और प्राचीन यानी पुराने जो चित्र शैली मानी जाती है। राजस्थान की सबसे पुरानी और प्रारंभिक चित्र शैली की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, उदयपुर यानी मेवाड़ चित्र शैली। ठीक है, जिसे मेवाड़ चित्र शैली भी कह सकते हैं, उदयपुर चित्र शैली भी कहा जाता है। और इस चित्र शैली के अंदर अगर हम बात करें यानी जो विशेष के अंदर हम बात कर सकते हैं कि मेवाड़ चित्र शैली यानी उदयपुर चित्र शैली राजस्थान की सबसे प्रारंभिक और प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है, जिसके अंदर किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, अजंता शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस चित्र शैली के अंदर जो विकास क्रम हम बात करें तो इस चित्र शैली के विकास के लिए, इसको डेवलप करने के लिए जो उदयपुर के राजमहलों में एक कह सकते हैं विद्यालय, कला विद्यालय का जो प्रारंभ किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कला विद्यालय बनाया गया। कौन सी, जिसे हम कह सकते हैं चित्तौड़ की औवरी नामक एक कला विद्यालय वहां पे बनाया गया, जिसे अन्य दो नाम भी जाना जाता है, तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है, और उन्हें है जो कि पोथी ग्रंथों का संग्रहालय भी कहा जाता है, पोथी ग्रंथों का संग्रहण। तो ये बातें आपको है जो कि याद रखनी है। चलिए लिखते हैं इनके बारे में। पहले लिखे प्रादुर्भाव काल किस के काल को माना जाता है, लिखे प्रादुर्भाव काल। किसके काल को माना जाता है, महाराणा कुंभा के काल को।
महाराणा कुंभा। और स्वर्ण काल की बात करें तो ये स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के काल को स्वर्ण काल, इससे हम कह सकते हैं चित्रकला का स्वर्ण काल है जो कि माना जाता है। लाल व पीला रंग का यहाँ पे है जो कि प्रयोग किया गया है। रंग की बात करें तो डैश करके लिखे लाल व पीला, लाल व पीला। कोष्टक में लिखे मुख्य लाल रंग, कोष्टक में लिखे मुख्य है जो कि कौन सा रंग है? लाल रंग, लाल मुख्य, ऐसे लिख दीजिए, लाल है मुख्य। ठीक है, लाल कौन सा रंग है? यहाँ पे मुख्य रंग है जो कि बात करें तो कौन सा हो जाएगा? लाल। अगर वहां पे पूछ लीजिए कि कौन कौन से प्रयोग किया गया तो वहां पे लाल और पीला अगर ऑप्शन आ जाए तो आपको लाल व पीला दोनों है जो कि इसके अंदर करना है, यानी एक ऑप्शन के अंदर अगर आ जाए तो। ठीक है, और इस प्रकार से अगर हम बात करें रंग के बाद में क्या आ जाता है आपके? पशु। तो पशुओं के अंदर है जो कि वृक्ष की पहले बात करें तो वृक्ष में है जो कि कदम वृक्ष का वहां पे चित्रण जो कि किया गया है। पशु है जो कि उसमें अंदर होगा आपका हाथी व घोड़ा। वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे जो चित्रण किया गया है वृक्ष के अंदर कदम्ब वृक्ष। और पशुओं की बात करें तो हाथी व घोड़ा। पशु हाथी कोमा घोड़ा। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर पक्षी। पक्षी जो कि आसमान में उड़ते हैं, चकोर पक्षी के समान के चित्रण। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, चकोर पक्षी का चित्रण। आसमान में उड़ते हुए चकोर पक्षी। पक्षी के चित्रण। ठीक है, यानी पक्षियों की बात करें तो आसमान में उड़ते हुए चकोर पक्षी का चित्रण इसके अंदर किया गया है। और महिला चित्रण के अंदर बात करें तो इसे लिख सकते हैं मीन। और पूरा अगर लिखे यानी मीन या फिर मछली के समान आंखें जो इसके अंदर है दर्शाई गई है। किस के चित्रणों के अंदर? महिला चित्रण के अंदर। ठीक है, यहां पे लिखे महिला चित्रण। आगे लिखे मीन। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। अब ऑब्लिक मछली के समान आंखें, के समान आंखें। यानी यहां पे जो इसे उदयपुर चित्र स्कूल की बात करें तो इसके अंदर जो महिलाओं के जो चित्र जो बनाए गए हैं उसमें यानी मीन मछली के समान जो आंखें उसके अंदर है जो कि दर्शाई गई है। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि मीन मछली से समान जो आंखें दर्शाई गई है वो किस चित्र शैली से संबंधित है जो कि चित्र माने गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पे? अगर ऑप्शन पूछ लीजिए मेवाड़ होगा, उदयपुर चित्र शैली, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो लिखिए फटाफट से। फिर इसके अंदर है जो कि विशेष लिखते हैं और जो और भी अन्य बातें हैं वो उसके अंदर चित्रकार वगैरह ये सब हम बातें कर लेते हैं। कौन कौन से चित्र यहाँ पे है जो कि बनाए गए हैं। लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब आप लिखे विशेष के अंदर, विशेष में ये लिखना आपको कि मेवाड़ चित्र शैली जो राजस्थान की सबसे प्रारंभिक व प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है, जिस पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है, अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो लिखिए विशेष के अंदर मेवाड़ चित्र शैली मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम व प्रारंभिक, राजस्थान की प्रारंभिक व प्राचीन, ऐसे लिखे, राजस्थान की प्रारंभिक व प्राचीन शैली है, वह प्राचीन चित्र शैली है, चित्र शैली मानी जाती है। राजस्थान की प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है। जिस पर प्रभाव किस शैली का देखने को मिलता है, अजंता शैली का, जिस पर प्रभाव अजंता शैली का देखने को मिलता है, या फिर ऐसे लिखे जिस पर अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे लिखे जिस पर अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दिखाई देता है, ठीक है। विशेष के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा कि मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की प्रारंभिक व प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है, जिसपे अजंता शैली का जो प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद में लिखे इस चित्रों को, या फिर हम लिख सकते हैं मेवाड़ चित्र स्कूल, उदयपुर चित्र स्कूल, इस चित्र शैली को प्रकाशित करने का हम कह सकते हैं करने के लिए, या फिर इस चित्र शैली के विकास के लिए उदयपुर के राजमहलों में चित्तौरों की ओवरी नामक एक जो हम कह सकते हैं कला विद्यालय बनाया गया, जिसे तस्वीरों, कारखानों या फिर पोथी ग्रंथों का संग्रहण भी कहा जाता है। तो ये बात भी एक लाइन हम और लिखे, ठीक है। तो चलो लिखिए, इसे चित्र शैली के विकास के लिए, इससे चित्र शैली के विकास के लिए उदयपुर के राजमहलों में के लिए उदयपुर के राजमहलों में चित्तेरों री ओरी नामक एक कला विद्यालय है जो कि खोला गया। राज महलों में चित्तेरों री ओवरी, इनवर्टेड कॉमा, चित्तेरों री ओवरी इनवर्टेड कॉमा नामक चित्तेरों री ओवरी नामक एक कला विद्यालय बनाया गया। कला विद्यालय बनाया गया, जिसे अन्य किन नामों से जाना जाता है, जिसे तस्वीरों, कारखानों या फिर पोथी ग्रंथों का संग्रहण भी कहा जाता है। इनवर्टेड कॉमा, जिसे तस्वीरों, कारखानों, तस्वीरों,
कारखानों या पोथी ग्रंथों का संग्रहण, पोथी ग्रंथों का संग्रहण भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे तस्वीरों, कारखानों या पोथी ग्रंथों का संग्रहण भी कहा जाता है। तो ये बातें आप अच्छे से लिखे इसके अंदर, और उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी मेवाड़ विशेष के अंदर बात करें तो मेवाड़ चित्र शैली जो राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रारंभिक जो चित्र शैली मानी जाती है, जिसमें जो प्रभाव किसका देखने को मिलता है, बस आप समझने की कोशिश करें, अजंता शैली का। और दूसरी बात, इस चित्र शैली को यानी उदयपुर चित्र शैली को या फिर मेवाड़ चित्र शैली, सेम इनको जो कि मेवाड़ चित्र शैली को उदयपुर चित्र शैली भी कहा जाता है, उदयपुर चित्र शैली को मेवाड़ चित्र शैली, इन दोनों को समकक्ष जो नाम माना गया। इसके विकास के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको विकसित करने के लिए क्या किया गया कि उदयपुर के जो राजमहल थे जहाँ पे राजा रहते थे, तो उसके अंदर चितेरी औरी नामक एक जो कला विद्यालय जो खोला गया, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तस्वीरों, कारखानों या पोथी ग्रंथों का संग्रहण भी कहा जाता है। पोथी ग्रंथों का संग्रहण भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आगे क्या करते हैं हम, जो यहाँ के जो विशेष चित्र थे, विषय वस्तु या फिर प्रमुख चित्र जो इस शैली से जो देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं 7-8 प्रकार के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कौन सा चित्र किसके समय में किसने बनवाया, तो इन सभी के बारे में, किसने बनाया, इस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और कौन से चित्र जो कहाँ बनाए गए, ये सभी बात भी हम लोग है जो कि करने वाले हैं। यानी किस वस्तुओं पे, दीवारों पे या पत्तों पे या फिर केलों पे, तो केला के जो चित्र है वो तो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है ना। लिख लिया यहाँ तक? फिर एक नई हेडिंग आपको डालनी है, वो रहेगी विषय वस्तु या फिर प्रमुख चित्र। तो लिखिए इतना एक बार, फटाफट लिखने की कोशिश करें। चले नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। क्या लगाएंगे हेडिंग? विषय वस्तु ऑब्लिक प्रमुख चित्र। विषय वस्तु ऑब्लिक प्रमुख चित्र। ठीक है, अब इसके अंदर अगर बात करें तो पहला 1 नंबर लगा के आपको लिखना है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका जो ये कब बनाया गया था, ये चित्र है जो कि 1260 ईस्वी के अंदर तेज सिंह के समय बनाया गया था। जो हम बात कर सकते हैं कमल चंद के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया? आहड़ में ताड़ के पत्तों पर बनाया गया था। तो ये बातें आपको याद में रखनी है। किसने बनाया था? कमल चंद जो चित्रकार था उसने बनाया था ताड़ के पत्तों पे, और 1260 में तेज सिंह के समय है जो कि बनाया गया। इस चित्र का जो नाम था क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ताड़ के पत्तों पे जो बना राजस्थान का पहला और प्राचीन चित्र जो माना जाता है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ही माना जाता है। तो 1 नंबर लगा के लिखे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब अगर इसके अंदर बात करें, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये किसके समय में बनाया गया? ये चित्र ऐसे लिखे, साथ में लिखे, ये चित्र तेज सिंह के समय, या फिर हम लिखे 1260 में। ये चित्र 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय कमल चंद के द्वारा बनाए गए। किसके समय? तेज सिंह के समय कमल चंद के द्वारा बनाए गए। ऐसे लिख सकते हैं, चित्रकार कमल चंद के द्वारा बनाए गए। चित्रकार कमल चंद के द्वारा बनाए गए, के द्वारा लिखे आहड़ में ताड़ के पत्तों पर बनाए गए। आहड़ में ताड़ के पत्तों पर बनाए गए। ठीक है। और उसके बाद में यानी इसके अंदर एक और लिखे कि ताड़ के पत्तों के सबसे प्राचीन व प्रारंभिक जो चित्र माने जाते हैं वो कौन सा माना जाता है? ये ही हम कह सकते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो कि माना जाता है। ताड़ के पत्तों पर बना राजस्थान का पहला और हम कह सकते हैं जो प्राचीन चित्र माना जाता है। इसी में लिखे, ये ताड़ के पत्तों पे बने, ताड़ के पत्तों पर बने, ताड़ के पत्तों पर बने सबसे पहले, ताड़ के पत्तों पर बने राजस्थान के पहले वह सबसे प्राचीन चित्र है। पहले वह प्राचीन चित्र है, वह सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है, या फिर लिखे प्राचीन चित्र है। ठीक है। यानी ताड़ के पत्तों पर बने सबसे प्राचीन चित्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये चित्र है जो कि माना जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आता है सुपासन चरियम। सुपासन चरियम जिसे हम कह सकते हैं, उसे एक नाम और भी हम कह सकते हैं सुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वनाथ चरित्रम। और ये चित्र है जो कि मोकल के समय जो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1423 ईस्वी के अंदर। 1423 ईस्वी में है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में बनाया गया था। देलवाड़ा के अंदर हीरानंद के द्वारा 1423 ईस्वी के अंदर बनाया गया था, मोकल के समय। और इस चित्र की बात करें सुपासन चरियम, जिसे सुपार्श्वनाथ चरित्रम भी कहा जाता है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। और इसके अंदर एक और था कल्प सूत्र। कल्प सूत्र चित्र एक था, और वो भद्रबाहु के समय, या भद्रबाहु का एक ग्रंथ था जिसका नाम था कल्प सूत्र। उस पे हम कह सकते हैं मोकल के समय 1426 में हीरानंद ने जो सुपासन चरियम है तो 1423 में बनाया था। और उसके बाद में बात कर सकते हैं कल्प सूत्र जो धनसार ने 1426 में बनाया गया था। ये है जो कि ये भी हम कह सकते हैं मोकल के समय बनाया गया है। 3 सालों का गैप है, तो मोकल के समय ही माना जाता है ना। ये धनसार के द्वारा है जो कि बनाया गया है। तो लिखिए नेक्स्ट 2 नंबर लगा के लिखिए सुपासन चरियम। सुपासन चरियम, या फिर और लिखे सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ चरित्रम। ये चित्र मोकल के समय 1423 ईस्वी में है जो कि बनाए गए हैं।
तो लिखिए ये चित्र मोकल के समय 1423 ईस्वी में हीरानंद के द्वारा देलवाड़ा में बनाए गए हैं। लिखिए यह चित्र मोकल के समय 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में हीरानंद के द्वारा है, जो कि कब बनाया गया था? 1423 में हीरानंद के द्वारा कहां पे बनाया गया था? देलवाड़ा में बनाया गया था। ठीक है। और तीसरा लिखे कल्पसूत्र चित्र। कल्पसूत्र चित्र रेस करके लिखे। ये चित्र भी मोकल के समय बनाया गया था। और कब बनाया गया था? ये 1423 में था और ये 1426 में जो है बनाया गया था। इसके अंदर जो चित्रकार था धनशार था, है ना। और ये भी मोकल के समय बनाए गए। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो भद्रबाहु का एक ग्रंथ था कल्पसूत्र, उसके ऊपर ही है जो कि बनाया गया। तो लिखे इसमें लिखे डैश करके लिखे ये भद्रबाहु के ग्रंथ भद्रबाहु के ग्रंथ कल्पसूत्र पर मोकल के समय 1426 ईस्वी में कब बनाया गया था? 1426 में मोकल के समय 1426 ईस्वी में चित्रकार धनशार, ऐसे लिख दो, चित्रकार धनशार ने बनाया या फिर के द्वारा बनाया गया। ठीक है। तो लिखिए अच्छे से, समझ में आ रहा है ना? साथ साथ आवाज तो अच्छे से आ रही है ना? आवाज वगैरह की कोई मिस्टेक वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ओके, चलिए लिखिए। पहले इतना 3 लिख दिया, 4 5 और है इसके अंदर, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। लिख लिया? चलो फिर 4 नंबर लगा के लिखे परिजात अवतरत चित्र, जो कि महाभारत पर बनाए गए चित्र हैं। परिजात अवतरत चित्र कितने लिख लिए? 4 लिख लिए ना। तो 5 नंबर लगा के लिखे परिजात अवतरत चित्र। ठीक है। तो परिजात जो अवतरित चित्र है ये महाभारत से संबंधित चित्र माने गए हैं, जो कि किसके द्वारा? नानाराम के द्वारा बनाए गए थे उदय सिंह के समय में। तो लिखिए महाभारत से संबंधित चित्र है ये चित्र, सीधा लिखिए महाभारत से संबंधित चित्र है।
महाभारत से संबंधित चित्र है। चित्र है जो उदय सिंह के समय नानाराम के द्वारा बनाए गए, जो किसके समय बनाए गए थे? उदय सिंह के समय में बनाए गए थे। उदय सिंह के समय चित्रकार नानाराम द्वारा बनाए गए, या फिर नानाराम ने बनाए, द्वारा बनाए गए। ठीक है। फिर आता है कि चौर पंचाशिका, 6 नंबर लगा के लिखे, चौर पंचाशिका। ये एक ग्रंथ भी है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी चौर पंचाशिका चित्र है जो कि ये भी उदय सिंह के समय में 1540 ईस्वी के अंदर है जो कि बनाए गए थे। 1540 ईस्वी में प्रतापगढ़ में है जो कि एक कवि जल्लण के ग्रंथ है जिसका नाम था चौर पंचाशिका। तो उस पे है जो कि ये ग्रंथ, ये चित्र है जो कि बनाए गए थे। मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित ये माने जाते हैं ना। तो ये तो हम इसके अंदर लिख रहे हैं, तो वैसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो लिखिए चौर पंचाशिका चित्र। चौर पंचाशिका चित्र। चित्र लिखे, यह चित्र किसके समय में लिखे गए? उदय सिंह के समय में, बनाए गए उदय सिंह के समय में। उदय सिंह के समय 1540 में कवि विल्हण, कॉस्ट में लिखे, कवि विल्हण के ग्रंथ थे चौर पंचाशिका पर बनाए गए। कवि विल्हण के ग्रंथ चौर पंचाशिका पर बनाए गए। ये चित्र उदय सिंह के समय बनाए गए थे और 1540 ईस्वी में कवि विल्हण का एक ग्रंथ था जिसका नाम था चौर पंचाशिका। तो उस पे है जो कि बनाया गया था और मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित माने जाते हैं। तो लिख दीजिए एक लाइन, ये चित्र मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित माने जाते हैं। ये चित्र, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मेवाड़ चित्र शैली के अंदर इसको है जो कि पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर हम बात करें तो 7 नंबर, पहले उसमें कितना लिखा था हमने? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो गया और सुपासन चर्यम हो गया, 3 लिख लिए। तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर ना। तो यहाँ पे 4 नंबर लगा दीजिए। ये तो कोई वैसे कोई जरूरत नहीं है, 4 नंबर है ना। और ये हो गया आपका 5 नंबर। अब लिखिए आप 6 नंबर। तो लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 7-8 है उसके अंदर। तो एक आता है कलिला दमना चित्र। तो इसके अंदर थोड़ी और जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो कलिला दमना चित्र है जो संग्राम सिंह के समय है जो कि बनाया गया। संग्राम सिंह कौन सा? द्वितीय। उनके समय जो एक चित्रकार था जिसका नाम था नरूदीन। क्या नाम था? नरूदीन। संग्राम सिंह द्वितीय के समय जो बनाए गए चित्र थे जिनका कलिला दमना। चले पहले एक नाम लिखिए, उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं। कलिला दमना।
कलीला दमना चित्र किसके समय में बनाए गए थे? संग्राम सिंह द्वितीय के समय बनाए गए थे और जिस चित्रकार का नाम था नरूद्दीन ने है जो कि ये चित्र बनाए। और कलीला दमना का 2 बार फारसी में अनुवाद किया गया, जिसमें एक था अयारे दानिज और दूसरा जो था अनवारे सुहेली। तो ये किसने किया था? तो जो अयारे दानिज है ये तो अबुल फजल के द्वारा किया गया फारसी अनुवाद था किसका? कलीला दमना का। और दूसरा एक था जिसका नाम था अनवारे सुहेली, है ना। तो अनवारे सुहेली जो था वो हुसैन वाइज कासिफी उनके द्वारा जो किया गया कलीला दमना का फारसी अनुवाद था। तो ये 2 भागों में इसका है जो कि फारसी अनुवाद जो किया गया था। और कलीला दमना की बात करें तो विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ था जिसका नाम था पंचतंत्र, उसका एक फारसी अनुवाद है जो कि ये खुद कहलाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहां आगे लिख लेते हैं। इसके अंदर ये चित्र संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रकार नरूद्दीन ने बनाए। नरूद्दीन ने बनाए। ठीक है, और उसके बाद में लिखे कलीला दमना विष्णु शर्मा के ग्रंथ पंचतंत्र का क्या है कि फारसी अनुवाद है। यहां लिख दीजिए कलीला दमना क्या है? विष्णु शर्मा के ग्रंथ विष्णु शर्मा के ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। फारसी अनुवाद है। ठीक है, और कलीला दमना का 2 बार फारसी में अनुवाद जो किया गया था, 2 बार फारसी अनुवाद किया गया था। तो ये लिखे अयारे दानिज और एक था अनवारे सुहेली। पहले एक लाइन लिखे कलीला दमना का 2 बार फारसी अनुवाद किया गया। कलीला दमना का फारसी अनुवाद 2 बार किया गया। फारसी अनुवाद 2 बार हुआ या फिर 2 बार किया गया। अनुवाद 2 बार हुआ। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? एक तो हो जाएगा आपके, हम बात कर सकते हैं अयाजे, हम बात कर सकते हैं अयारे दानिज और अनवारे सुहेली। पहले लिखे अयारे दानिज के बारे में। अयारे दानिज नंबर लगा सकते हैं, 1 नंबर। अयारे दानिज ये किसने किया था? अबुल फजल के द्वारा जो कि किया गया फारसी अनुवाद। अबुल फजल के द्वारा किया गया फारसी अनुवाद। ठीक है, और एक आता है 2 नंबर अनवारे सुहेली। 2 नंबर लगा के लिखे अनवारे सुहेली। दिख रहा है ना अच्छे से?
तो ये किसने किया था, इसके बारे में अगर बात करें तो ये है जो कि हुसैन वाइज काशिफी के द्वारा है जो कि किया गया फारसी अनुवाद। हुसैन वाइज काशिफी, लिखिए इसके अंदर हुसैन वाइज काशिफी के द्वारा किया गया फारसी अनुवाद। ठीक है, तो अब लिखे अच्छे से। अच्छे से इसका नोट्स बनाएं और अच्छे से शानदार तरीके से इसको पढ़ते रहें। और एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद ये रहेगी, ये जो पीडीएफ अभी यहाँ पे जो बन रही है ये आपको एज इट इज़ आप सभी को निःशुल्क हमारे जो टेलीग्राम चैनल नायक आईएएस एकेडमी पर आप सभी को है जो कि निःशुल्क प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो उससे आपको और भी कई सारी हेल्प है जो कि देखने को मिलेगी। चले आगे बढ़े, कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब लिखिए आप 7 नंबर, मुलादो प्याजे। मुलादो प्याजे, तो मुलादो प्याजे के है जो कि हम बात कर सकते हैं नरूद्दीन ने, ये भी किसके समय में, संग्राम सिंह द्वितीय के समय में है जो कि नरूद्दीन ने मुलादो प्याजो के जो लतीफ़ों के चित्र बनाए थे। लतीफ़े क्या होते हैं, यानी जो हंसी मजाक या फिर जो चुटकुले होते हैं उनके जो चित्र है जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बनाए थे उन्होंने। 7 नंबर लगा के लिखे, मुलादो प्याजे। मुलादो प्याजे, ये चित्र किसके समय में बनाए गए, संग्राम सिंह के समय में बनाए गए। ये चित्र संग्राम सिंह के समय किसने बनाए थे, चित्रकार संग्राम सिंह द्वितीय लिख लीजिए ना, संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रकार नरूद्दीन ने, चित्रकार नरूद्दीन ने इनवर्टेड कॉमा यूज करें, मुलादो प्याजे, मुलादो प्याजे के लतीफ़ों के चित्र बनाए, के लतीफ़ों के चित्र बनाए। कोष्टक में लिख सकते हैं हंसी मजाक, हंसी मजाक या चुटकुले, हंसी मजाक वाले चित्र, हंसी मजाक ऑब्लिक चुटकुले के चित्र बनाए, के चित्र बनाए। मुलादो प्याजे समझ में आ गया ना। ये चित्र संग्राम सिंह द्वितीय के समय बनाया गया था, किसके द्वारा, नरूद्दीन के द्वारा बनाया गया था। मुलादो प्याजे के लतीफ़ों के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और लतीफ़ों का जो अर्थ होता है वो होता है हंसी मजाक या फिर चुटकुले। लतीफ़ों किसे कहा जाता है, हंसी मजाक या चुटकुले, तो उनके चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसके द्वारा बनाए गए थे, नरूद्दीन के द्वारा बनाए गए थे। फिर एक आता है जगत सिंह प्रथम के समय जो चित्रकार साहिबदीन ने कई सारे जो चित्र बनाए थे, आदि पुराण के चित्र बनाए थे। आदि पुराण ग्रंथ
और हम कह सकते हैं गीत गोविंद, रसिक प्रिया आदि के चित्र है, जो कि आदि पर उन पे चित्र बनाए गए थे। 8 नंबर लगा के लिखिए। जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार साहिबदीन ने जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार साहिबदीन ने गीत गोविंद, रसिक प्रिया रसिक प्रिया, यानी जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार साहिबदीन एक इनके समय में था चित्रकार, उसने है जो कि आदि पुराण ग्रंथ और गीत गोविंद और है जो कि रसिक प्रिया आदि पे है जो कि चित्र बनाए थे। तो ये भी आप फटाफट से लिखने की कोशिश करें, यानी आदि पुराण ग्रंथ आदि पर चित्र बनाए। ठीक है। जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार साहिबदीन ने गीत गोविंद, आदि पुराण ग्रंथ और रसिक प्रिया आदि पे चित्र है जो कि बनाए थे। अब लिखते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम। तो सीधा सा लिख लेते हैं मेवाड़ शैली के अंदर। तो 5-7 का तो नाम हम लोग लिख लिया। एक तो नरूद्दीन है, एक साहिबदीन है, इनके बारे में लिख लिया। और एक आता है आपके नानाराम के बारे में बात की थी, हीराचंद के बारे में बात की थी, कमलचंद के बारे में बात की थी, धनसार के बारे में बात की थी, जीवा और अन्य इसके अंदर एक कलाकार और आता है जीवा है, एक उमरा है, मनोहर है, कृपाराम, इन सभी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए पहले हेडिंग लगाए मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ना, ये इतना लिख लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना। देखिए मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। अब इनके नाम लिख लेते हैं। 9-10 है ना, नंबर लगा के लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही नाम लिखते रहना। कौन कौन से हो जाएंगे? साहिबदीन, साहिबदीन हो गया, नरूद्दीन हो गया, और एक हो जाएगा नानाराम, और एक देवा की हमने बात की थी, उमरा, कृपाराम, हीरानंद, हीराचंद था क्या? हीरानंद था, हीरानंद, और एक था करमचंद था क्या ना, कमलचंद है ना, कमलचंद। ठीक है, कितने हो गए? साहिबदीन, नरूद्दीन, नानाराम, देवा, उमरा, अच्छे से लिख लीजिए ना। उमरा है और कृपाराम है, हीरानंद है और कमलचंद है, और एक कौन सा था? धनसार और था ना, धनसार और मनोहर, धनसार और एक था मनोहर। तो ये मेवाड़ शैली के प्रमुख जो चित्रकार है वो माने जाते हैं।
साहिबदीन, नरुद्दीन, नानाराम, देवा, उमरा, कृपाराम, हीरानंद और कमलचंद, धनशार, मनोहर। तो ये एक दो अलग है, बाकी के बारे में हम लोगों ने जो कि अच्छे से उसके अंदर बात की थी। देवा, अच्छा देवा तो उसके अंदर था ना, बीती चित्र शेखावाटी, यहाँ पे था जीवा। ठीक है, तो ये है इसके अंदर ना, साहिबदीन, नरुद्दीन, नारायण, जीवा, उमरा, कृपाराम, हीरानंद और हो जाएगा कमलचंद, धनशार, मनोहर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। कितने हो गए? 3, 10 है ना। तो ये 10 चित्रकार इसके अंदर आपको प्रमुख रूप से याद करने हैं। फिर आगे हम इसके बाद में बात कर लेते हैं जो मेवाड़ चित्र स्कूल के अंदर जो उपशैलियाँ, जो चित्र उपशैलियाँ हैं, उसके अंदर एक पहला उदयपुर हो गया और उसके बाद में आ जाता है आपका नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा के बारे में शुरू कर लेते हैं। इसके बाद में हेडिंग लगे नाथ द्वारा चित्र शैली। नाथ द्वारा चित्र शैली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 2 नंबर लगा के लिखे, नाथ द्वारा चित्र शैली। नाथ द्वारा की कौन सी चित्र प्रसिद्ध है? केले के पत्तों पे जो बनाए गए चित्र, सांझी चित्र की बात हम लोग करें तो सांझी चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी हम कह सकते हैं आश्विन के अंदर होता है ना, आश्विन माह के अंदर जो श्राद्ध कब आता है उसके अंदर वहाँ की जो हम कह सकते हैं नाथ द्वारा, या फिर वो सभी जगह होता है, लेकिन वहाँ की जो सांझी चित्र है वो प्रसिद्ध है। 16 दिन तक क्या करते हैं, श्राद्ध पक्ष के अंदर जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती हैं, वो केले के पत्तों पे या फिर है जो कि हम कह सकते हैं केले की सांझी वहाँ की प्रसिद्ध है ना। और अंतिम दिन जो हम कह सकते हैं जो श्राद्धों के दिन जो युवती हैं वो दीवारों पे वगैरह पे जो चित्र बनाती हैं, और लास्ट दिन जो उसे कहा जाता है सांझी चित्र ना। दीवारों पे जो चित्र बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सांझी चित्र। और अंतिम दिन या श्राद्ध खत्म होते हैं उस दिन जो चित्र बनाया जाता है उसे कहा जाता है संजा कोट। और अगर पूछ ले केले की सांझी कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो आपके नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, जो कि केले के सांझी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, केले पर चित्र जो बनाए जाते हैं। तो अब इसी के अंदर भी वही बात करेंगे हम, प्रादुर्भाव काल पढ़ेंगे इसके अंदर, और स्वर्ण काल, ये दोनों है जो कि इसके अंदर राज सिंह प्रथम के समय है जो कि माना जाता है। और रंग इसके अंदर जो प्रयोग किया गया है श्वेत, गुलाबी और सुनहरा, इनका प्रयोग किया गया है। तो वृक्ष केला इसमें है जो कि माना गया है। और पशु की बात करें तो गाय होगा, और पक्षी की बात करें तो मोर का चित्र यहाँ पे है जो कि देखने को मिलता है। महिला चित्रण की बात करें तो चकोर आंखें जो चकोर पक्षी के समान महिलाओं के चित्रों के अंदर देखने को मिलती हैं, और महिलाओं का दासी के रूप में चित्रण यहाँ पे है जो कि किया गया है। और उसके बाद में बात करें तो पुरुष के अंदर तो यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं वो गुसाई पंडितों के चित्र बनाए गए, वह जिसके सिर पे चोटी और चेहरे पे क्या तिलक लगाया हुआ दर्शाया गया है इसके अंदर पुरुषों चित्रों के अंदर। और विशेष की बात करें तो इसके अंदर है जो कि सर्वाधिक की मात्रा में जो चित्र है वो किस संप्रदाय से संबंधित माने गए? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। इसलिए जो नाथ द्वारा चित्र को वल्लभ संप्रदाय चित्र या फिर हम कह सकते हैं वल्लभ चित्र शैली भी कहा जाता है, जो कि इस पे किस शैली का चित्र हम कह सकते हैं प्रभाव देखने को मिलता है? ब्रज शैली का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। फिर विषय वस्तु पढ़ते हैं, उसके अंदर है जो कि कृष्ण के बाल लीला रूप के है जो कि चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि यमुना में स्नान के करते हुए, या फिर आंख मिचोली के जो चित्र, यानी जो हम कह सकते हैं मारवाड़ी के अंदर हम कहते हैं जो आंधा गोटा होता है ना, एक किसी के पट्टी बांध के आंखों पे है जो कि छुपने के बाद में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे कहा जाता है आंख मिचोली। ठीक है, तो वो चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर। अब लिखते हैं प्रादुर्भाव काल। प्रादुर्भाव काल कॉमा लगा के लिखें, और स्वर्ण काल, ये दोनों किसके समय को माना जाता है? राज सिंह प्रथम। राज सिंह
और अब यहाँ पे लिखिए आप रंग, श्वेत रंग और गुलाबी और सुनहरा रंग यहाँ पे है जो कि प्रयोग किया गया है। चलो रंग लिखते हैं यहाँ पे, श्वेत कॉमा गुलाबी व सुनहरा। वृक्ष की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, केला, केले के वृक्ष के यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। और पक्षी की बात करें, पहले पशु की बात करें तो यहाँ पे किसके चित्र बनाए गए हैं, गाय के। और उसके बाद में बात करते हैं पक्षी तो हो जाएंगे मोर। महिलाओं के चित्र की बात करें, महिला चित्रण तो कैसे है, चकोर पक्षी के समान आंखें हैं जो किसके अंदर बताई गई है, चकोर पक्षी के समान। यहाँ पे जो चित्र है वो महिलाओं के चकोर पक्षी के समान, चकोर पक्षी के समान, या फिर दासियों के रूप में है जो कि यहाँ पे बताया गया है। कोमा लगा के लिखे कि महिलाओं का दासी के रूप में चित्रण किया गया है, महिलाओं का दासी के रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है। और उसके बाद में पुरुषों के अंदर है जो कि हम बात कर सकते हैं, गुसाई पंडितों के चित्र यहाँ पे बनाए गए, जिसके सर पे क्या है, चोटी, और चेहरे पे है जो कि तिलक लगाया हुआ इसमें दर्शाया गया है। लिखिए पुरुष चित्रण में लिख दीजिए यहाँ पे, पुरुष चित्रण। गुसाई पंडितों के यहाँ पे चित्र बनाए गए, गुसाई पंडितों के चित्र बनाए गए हैं, पंडितों के चित्र बनाए गए, जिनके जिसके या फिर जिनके जिनके सर पे क्या होती है, जिनके सिर पर चोटी व सिर पर चोटी, या फिर हम कह सकते हैं माथे पे कहे या फिर चेहरे पे है जो कि क्या है, तिलक लगाया हुआ दर्शाया गया है। चेहरे पर तिलक लगाया हुआ दर्शाया गया है। ठीक है, तो लिखिए इतना फटाफट, उसके बाद में आगे लिखते हैं। यानी विशेष के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो सर्वाधिक जो चित्र है वो किस संप्रदाय से संबंधित बनाए गए हैं, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। विशेष के अंदर लिखते हैं कि यहाँ पे जो सर्वाधिक चित्र है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित बनाई गई है, इसलिए इस चित्रशैली को वल्लभ चित्रशैली भी कहा जाता है। तो चलिए इसके अंदर लिख लेते हैं ना, विशेष इसमें सर्वाधिक चित्र, इसमें सर्वाधिक
वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसलिए बनाए गए हैं। इसलिए इस चित्र शैली को चित्रशैली को क्या कहा जाता है? इसलिए इस चित्रशैली को वल्लभ चित्रशैली भी कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा, वल्लभ चित्रशैली भी कहा जाता है। लिखिए, ये इधर चले गए ना, इतना मैं सीधा नहीं लिख पा रहा हूं पूरा। तो फटाफट से लिखिए। उसके बाद में विषय वस्तु और चित्र इसके अंदर पढ़ लेते हैं, जिसमें एक चीज इसके अंदर एक और लिखिए कि इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है? ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज भाषा, इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है जो कि देखने को मिलता है। सॉरी, इसमें ब्रज शैली का, किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? ब्रज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखे। उसके बाद में विषय वस्तु और चित्र जो हम पढ़ लेते हैं, जिसमें जो कृष्ण के बाल रूप के चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि यमुना स्नान और आंख मिचौली के चित्र। तो लिखिए, और पिछवाई भी है इसके अंदर, और महिलाओं के अंदर जो कलाकार, जो चित्रकार कौन कौन थी, जिसके अंदर सेकंड ग्रेड पिच से पेपर के अंदर एक प्रश्न आया है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा ना। चलिए लिखिए, विषय वस्तु या चित्र। विषय वस्तु या चित्र, इसमें कृष्ण के बाल रूप के चित्र बनाए गए हैं। कृष्ण के बाल रूप के चित्र बनाए गए हैं। जैसे यमुना स्नान, जैसे यमुना स्नान और आंख मिचौली के चित्र। आंख मिचौली के चित्र, कृष्ण के बाल रूप के चित्र इसमें बनाए गए हैं, देखने को हमें मिलते हैं। किसके अंदर? हम कह सकते हैं नाथ द्वारा चित्रशैली के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो इसके अंदर प्रमुख जो चित्रकला जो करने वाले, चित्रकारी करने वाली
महिला चित्रकारों की बात करें और अन्य चित्रकारों की बात करें तो इनके अंदर है जो कि महिला चित्रकार दो थे, एक तो कमलाबाई और एक का नाम था इलायची। तो इलायची का प्रश्न उसमें पूछा गया था। उसमें था कि नाथ द्वारा से संबंधित मेवाड़, ऐसे था कि मेवाड़ नाथ द्वारा से संबंधित चित्रकार महिला का नाम। तो उसमें 3 अन्य थे और एक था इलायची। तो राइट आपका क्या हो जाता, इलायची। यानी इलायची जो कि किस शैली से संबंधित है, नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। एक तो इलायची, एक है कमलाबाई। तो अगर कमलाबाई भी वहां पे नाम होता और इलायची भी नाम होता तो क्या हो जाता, ए के अंदर हो जाता आपका इलायची। यानी पूछ लेते कि नाथ द्वारा से संबंधित चित्रकार, नाथ द्वारा से संबंधित चित्रकार महिला या फिर चित्रकार का नाम है जो कि क्या आ जाता है यहाँ पे, कमलाबाई। बी में हो जाता आपकी इलायची। सी में क्या होता, ए और बी। डी में क्या हो जाता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट हो जाता, देखिए अगर दोनों ऑप्शन आ जाते तो आपका ए और बी राइट हो जाता। और हम कह सकते हैं अगर केवल ए बी होता, यानी केवल इलायची उसके अंदर होता और कमला नहीं होता तो आपका इलायची बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ये बाकी कोई नहीं होते, कमला होता तो आपका ये करेक्ट हो जाता। तो उसमें है जो कि इलायची के अलावा 3 ऑप्शन और अन्य थे। ठीक है, तो राइट इसमें है जो कि क्या हो जाता आपके, इलायची। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न फिर से है जो कि पूछे जा सकते हैं उन्हीं के अनुसार, यानी जो पीछे प्रश्न आए हैं और किस प्रकार से प्रश्न वापस बन सकते हैं उन सभी को मद्देनजर रखते हुए सेशन को आपके लिए है जो कि बनाया गया है। फिर हम बात करें इसके अंदर और कौन कौन से चित्र देखने को मिलते हैं विषय वस्तु चित्र के अंदर। तो आसमान में देवताओं के चित्र जो कृष्ण की लीलाओं को देख के है जो कि प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे प्रसन्न चित्र भी उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक लाइन ये भी लिखे, आसमान में देवताओं के चित्र बनाए गए जो कृष्ण की लीलाओं को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। एक लाइन और लिखे इसके अंदर, आसमान में देवताओं के चित्र बनाए गए जो कृष्ण की लीलाओं को देख के क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जो कृष्ण की लीलाओं को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो पिछवाई चित्र जो किससे संबंधित है, ये भी सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर ही आया था। 2023 सेकंड ग्रेड जीके यानी फर्स्ट पेपर के अंदर आया था कि पिछवाई संबंधित है, किससे संबंधित है, नाथ द्वारा से। अब पिछवाई से होता क्या है, उसमें प्रश्न ऐसे था कि पिछवाई संबंधित है, पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध संबंधित है तो किससे है, उस पे था ऑप्शन था कपड़ों पर बनाए गए चित्र, लकड़ी पे बनाए गए चित्र, भित्ति हम कह सकते हैं दीवारों पे बनाए गए चित्र, या फिर उसके अंदर हम कह सकते हैं और क्या था, कागज पे बनाए गए चित्र। तो राइट क्या था उसमें, कपड़ों पे बनाए गए चित्र। अब हम बात करें तो कृष्ण से संबंधित जो नाथ द्वारा के अंदर जो मंदिर वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जो मूर्ति होती है उसके पीछे एक कपड़े पे कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो भी उसके अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं कपड़े पे, उसको कहा जाता है पिछवाई। पिछवाई, तो पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, पिछवाई है जो कि अगर प्रश्न पूछे तो कपड़े पे बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, पिछवाई। पिछवाई कहलाते हैं जो कृष्ण के जो मूर्ति के पीछे जो दीवार पे लगाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है कपड़े पे बनाए गए चित्र पिछवाई चित्र कहलाते हैं।
और उसके अंदर बात करें तो पिछवाई चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है, ये है जो कि आपके नाथ द्वारा के प्रसिद्ध माने गए हैं। पिछवाई कपड़ों पे बनाए गए चित्र जो कि नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं, तो उसमें लिखे पिछवाई इस चित्र शैली का प्रमुख विशेषता माने जाते हैं। किसकी? नाथ द्वारा की। लिखिए इसके अंदर पिछवाई। एक एक बातें आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद में रखनी है। पिछवाई इस शैली की, इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। पिछवाई इस चित्र शैली की क्या है? प्रमुख विशेषता है। इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। विशेषता मानी जाती है। ठीक है, अब आप इसका अर्थ अगर लिखे तो लिख लीजिए। पिछवाई, कोष्टक लगा के लिखे। पिछवाई क्या है? कपड़े पे बनाए गए चित्र। पिछवाई कपड़े पे बनाए गए चित्र। आप मॉडल पेपर निकाल के देख लेना 2023 सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर पिछवाई ये प्रश्न आया है। ठीक है, कपड़े पे बनाए गए चित्र। और उसके बाद में बात कर लेते हैं महिला चित्रकारी, जो कि किस किस के बारे में बात अभी हम लोगों ने की थी, कमलाबाई और इलायची। महिला चित्रकार यहां पे लिखे महिला चित्रकार। कौन कौन थी? एक तो थी कमलाबाई, एक थी इलायची। ठीक है, और अब कुछ लिख लेते हैं अन्य चित्रकार के अंदर। अन्य चित्रकार, अन्य चित्रकार। अब इसके अंदर अगर बात करें तो कौन कौन से इसके अंदर अन्य चित्रकार थे? यानी इसके अंदर है जो कि एक तो था पुरुषोत्तम और रामचंद्र घासीराम, और एक था उदयराम, तुलसीराम, नारायण, और है जो कि था चतुर्भुज। लिख लिया क्या इतना? यानी इसके अंदर है जो कि हम बात कर सकते हैं 6-7 चित्रकारों के इसके अंदर नाम आपको याद करने हैं। एक तो था पुरुषोत्तम, रामचंद्र, घासीराम, उदयराम, तुलसीराम और नारायण, एक था चतुर्भुज। तो चलिए लिख लेते हैं इनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यानी पुरुषोत्तम, रामचंद्र, घासीराम, उदयराम, चतुर्भुज, बाकी इधर लिख देते हैं ना, तुलसीराम, नारायण, और कौन सा रह जाएगा आपका? ये इतने ना, तुलसीराम और नारायण। कितने हो गए? 2, 4, 5, 6, 7, इतने थे ना। पुरुषोत्तम, रामचंद्र, घासीराम, उदयराम, चतुर्भुज, नारायण और तुलसीदास। तो ये इसके अंदर आपको है जो कि याद करने हैं। अच्छे से लिखे। तो मेवाड़ चित्र स्कूल के अंदर जो 2 चित्र उपशैलियां हम लोगों ने है जो कि पढ़ ली है। कौन कौन सी? एक तो उदयपुर, एक दूसरी है जो कि नाथ द्वारा चित्र शैली। उसके बाद में पढ़ेंगे हम चावंड चित्र शैली। तो इतना लिखे एक बार। लिख लिया? चलिए,
तो साथियों इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे करते हैं पूर्ण, और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।